हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फोकस लर्निंग चैनल। आज हम स्टडी कर रहे हैं क्लास +1 बायोलॉजी चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी से स्टडी करेंगे और प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी डिस्कस करेंगे। एंड ये जो सीरीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। So let's start with the first chapter, the living world. How wonderful is the living world? कि लिविंग वर्ल्ड जो है वो कितना वंडरफुल है, कितना सुंदर है हमारे चारों तरफ का वातावरण। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग। और डिफरेंट टाइप्स की जो लिविंग हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो बहुत ही अमेजिंग है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें पाए जाते हैं वो क्या क्या है? कोल्ड माउंटेन्स, डेसिडियस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग क्या है? गर्म पानी जो धरती में से निकलता है, गर्म पानी के चश्मे जिन्हें कहा जाता है लीव अस स्पीचलेस। सो ये बहुत ही सुंदर है और हमें बिल्कुल स्पीचलेस कर देते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलिपिन हॉर्स, ब्यूटी ऑफ गैलिपिन हॉर्स मतलब दौड़ते हुए घोड़ों की जो सुंदरता है वो हमें क्या करती है? आकर्षित करती हैं। ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, माइग्रेटिंग बर्ड्स होते हैं जो मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड प्लेस। द belly of flowers और द अटैकिंग शार्क इवोक यू एंड द डीप सेंस ऑफ वेंटर। और वैली ऑफ फ्लावर कहाँ पे? ये चमोली, उत्तराखंड में भी वैली ऑफ फ्लावर हैं, चमोली में एंड पिथौरागढ़ में भी वैली ऑफ फ्लावर्स हैं। तो ये क्या करते हैं? हमें बहुत ही अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशंस एंड अमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन। अब क्या है कि इतना वंडरफुल है वर्ल्ड, इतना अच्छा है लिविंग वर्ल्ड जिसमें सभी ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट, हॉट स्प्रिंग, इन सब में क्या रहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। तो इसमें क्या है? द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशंस भी हैं। जो मेंबर्स हैं लिविंग वर्ल्ड में जो रहते हैं उनके बीच क्या है? इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट। इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होते हैं झगड़े, और कॉपरेशंस मतलब सहयोग। तो उनमें झगड़े भी हैं, सहयोग भी है उन मेंबर्स में, जो उसमें पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं उनमें क्या है? कन्फ्लिक्ट्स भी हैं एंड कॉपरेशंस भी हैं। इवन किसमें कन्फ्लिक्ट्स हैं? जो सेल के अंदर मॉलिक्यूलर चेंजेस हो रहे हैं, सेल डिवाइड हो रहा है। सो उससे हमें किस चीज़ क्या सोचने में मजबूर कर देता है कि व्हाट इंडीड इज लाइफ, की लाइफ क्या है, व्हाट इज लिविंग, राइट? इस चीज़ को सोचने में हमें मजबूर कर जाते हैं। एंड दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट। और इसके अंदर भी दो क्वेश्चन है कि लिविंग क्या है, तो इसके अंदर भी दो क्वेश्चन है। द फर्स्ट इज अ टेक्निकल वन एंड सीक आंसर्स टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेक्निकल क्वेश्चन क्या है कि लिविंग क्या है और वो अपोजिट कैसे हैं? किसके? नॉन लिविंग थिंग के। एंड सेकंड इज अ फिलोसफिकल वन। सेकंड क्या है? फिलोसफिकल वन मतलब कि हम क्यों धरती पर आए, हम क्यों पैदा हुए, हम क्यों आए, हमारा लक्ष्य क्या है, वो क्या हुआ? फिलोसफिकल वन। एंड सिक्स आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ इज, और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, वो क्या हुआ? फिलोसफिकल वन। सो फर्स्ट टेक्निकल क्वेश्चन क्या था कि लिविंग है वो अपोजिट कैसे है नॉन लिविंग से, और सेकंड था फिलोसफिकल वन जिसमें ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ, राइट? बट एज साइंटिस्ट, क्योंकि हम तो साइंटिस्ट हैं, सो वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन। तो हमें सेकंड क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है कि हम धरती पे क्यों आए, हमारा लक्ष्य क्या है, राइट? वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। सो हमें किस चीज का आंसर देना है कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग है क्या? सो लेट्स स्टार्ट विद 1.1 व्हाट इज लिविंग। जब हम लिविंग की बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, तो हमारे माइंड में कुछ करेक्टर्स आते हैं। और कौन कौन से करेक्टर्स आते हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट and mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. So growth, reproduction, environment के according response करना, ये क्या फ्यू करेक्टर्स से हमारे माइंड में आ जाते हैं। वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स, जैसे अब हम इनके साथ और भी कुछ करेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म हुआ, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमर्स्ड। सो ये भी क्या है? करेक्टरिस्टिक्स है किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। सो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फर्स्ट करेक्टर, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। सो ग्रोथ के कितने करेक्टर्स है? दो। फर्स्ट है इंक्रीज इन मास और सेकंड है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। सो ये दो क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है ग्रोथ के, कि मास भी बढ़ गया है और नंबर भी जो इंडिविजुअल का वो इंक्रीज हो गया है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं बाय सेल डिवीजन। जो ह्यूमंस होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। हम किससे ग्रो करते हैं? माइटोसिस से। हमारे अंदर कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस।
माइटोसिस होता है। सो ह्यूमन बींग्स में कौन सी डिवीजन होती है? माइटोसिस। और जो प्लांट्स होते हैं, दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पेन। सो इन प्लांट्स जो ग्रोथ होती है वो सेल डिवीजन के द्वारा होती है और ये पूरे लाइफ स्पेन में होती है। इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज, कुछ एज तक ही होती है जो ग्रोथ है वो किस में होती है? एनिमल्स में। हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। और जो सेल डिवीजन्स होती हैं वो तो टिश्यूज में चली रहती हैं टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। ऐसा कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल हमें कट लग गया तो उन टिश्यूज की रिपेयरिंग, जो डैमेज हुए हैं उनकी रिपेयरिंग के लिए सो सेल डिवीजन्स होती रहती हैं कुछ तो, राइट। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो यूनिसेलुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ग्रो बाय सेल डिवीजन से वो भी ग्रो करते हैं। वन कैन इजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इन विट्रो कल्चर्स क्या होता है? जैसे कोई कल्चर प्लेट हमने ले ली, हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझते हैं, ठीक है। सो हमने क्या किया, इसमें कुछ बैक्टीरिया यहाँ पे क्या करने, ग्रो करने बैक्टीरिया। ये कल्चर प्लेट है, यहाँ पे हम न्यूट्रिशन फूड डाल देंगे बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे और वो 2 से क्या हो जाएंगे, 4 से 8 हो जाएंगे। सो इन विट्रो कल्चर्स, तो ये क्या है, इन विट्रो कल्चर्स हैं बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इन मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। सो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इवेंट है, किसमें? हायर प्लांट्स में। सो इन हायर प्लांट्स, इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियसली जो मेडिकल एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन आया था। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। सो अगर बॉडी मास भी इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ग्रोथ बोल सकते हैं। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। सो अगर हम ऐसा ये क्राइटेरिया लेते हैं ग्रोथ के लिए कि बॉडी मास बढ़ रहा है तो क्या है, वो लिविंग है, राइट। सो नॉन लिविंग भी ऐसी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका बॉडी मास इंक्रीज होता है। सो जैसे फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स टू ग्रो। कैसे होते हैं? माउंटेन्स भी ग्रो करते हैं, उनके ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल सॉइल की लेयर चढ़ गई है। और बोल्डर्स होते हैं रॉक्स, एंड सैंड माउंट्स होते हैं जैसे रेत के टिल्ले होते हैं, रेत के ऊपर रेत आ जाए, रेत के, तो उनका क्या है, मास, उनका भी तो मास बढ़ जाएगा। तो क्या आप ये बोलोगे कि नॉन लिविंग भी जो है वो ग्रो करते हैं, राइट। सो हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज by accumulation of material on the surface। So इस तरह की ग्रोथ क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। सो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आता है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनमें जो ग्रोथ होती है वो आउटसाइड से होती है, बट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि ग्रोथ को क्यों एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं लिया जाता, जो कि हमने अभी ऊपर प्रूव कर दिया है, राइट। सो कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम्स एज दैट ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। कि इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट। जब और इसमें एक्सेप्शन ये है कि डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो कभी ग्रो नहीं, डज नॉट ग्रो नहीं करते हैं। नेक्स्ट फीचर है रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी possessing features more or less similar to those of parents। सो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन है अपनी ही तरह नए ऑर्गेनिज्म या बच्चे पैदा करना जिनके फीचर्स पेरेंट्स से मिलते हैं या फिर कम मिलते हैं, उसे क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन बोला जाता है। सो रिप्रोडक्शन इन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमंस है, हमें रिप्रोडक्शन क्या होता है? रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। मतलब रिप्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी मतलब बच्चे प्रोड्यूस करना, राइट। सो इसमें क्या होता है, ये जो हैं बच्चे जो होंगे वो सिमिलर पेरेंट्स की तरह होंगे या फिर लेस सिमिलर होंगे, और इस ये इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटी वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के थ्रू होंगे, जिसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। सो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन्स ऑल्सो। सो अब यहाँ पे सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, राइट, और ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो सेक्सुअली किसने रिप्रोड्यूस किया? जैसे हमने बात करी ह्यूमन बींग्स की, राइट, उन्होंने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। और जो फंजाई होते हैं वो मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। जो फंजाई होते हैं उसमें क्या होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं। और जो लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट एंड हाइड्रिया, उनमें क्या होती है? बडिंग होती है। वी ऑब्जर्व बडिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन प्लेनेरिया फ्लैटफॉर्म वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। जैसे प्लेनेरिया की बात करें, सो प्लेनेरिया है, उनमें क्या होता है? ट्रू रीजनरेशन होता है। जैसे ये प्लेनेरिया है, सो इसके पार्ट्स डिवाइड हो जाएंगे इस तरह से,
रीजनरेशन हो जाएगी उनकी, और बाद में ये जो सिंगल पार्ट है वो अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये क्या हुआ इसमें, ट्रू रीजनरेशन। तो इस तरह से इसके कितने ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे, 3 ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हो जाएगा, जो प्लेनेरिया है फ्लैट बॉम्ब, उनमें होगा ट्रू रीजनरेशन। अ फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट्स द लॉस्ट पार्ट ऑफ द इट्स बॉडी and becomes a new organism. The fungi, the filamentous algae, and the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation. It is also very important. It is comes to unicellular organism like bacteria, unicellular alga, or amoeba. Reproduction is synonymous with growth. So जो इसमें reproduction है वो synonymous with growth है, मतलब synonymous मतलब same, growth की तरह ही same है, right? That is increase the number of cell. We have already defined growth is equivalent to increase in cell number or mass. Hence we notice that in single cell organisms, जिनमें सिंगल सेल होता है, we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction. Further, there are many organisms which do not reproduce. So कुछ ऐसे भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते, म्यूल्स, style worker bees, infertile human couples, etc. So hence reproduction also cannot be an all inclusive defining characteristics of living organism. क्योंकि यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, हमने ऐसी चीजें पढ़ी जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल्स, स्टाइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा। सो इसलिए रिप्रोडक्शन भी क्या है, इंक्लूसिव डिफाइनिंग करेक्टर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का नहीं है। ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। सो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है वो भी कैपेबल नहीं है रिप्रोड्यूस करने के लिए और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ, राइट? सो नेक्स्ट अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से बने हैं। दीज केमिकल्स स्मॉल एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, फंक्शन एक्सेट्रा आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर मॉलिक्यूल्स। सो जो अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइफ का वो क्या है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी। There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside the living organism. They unicellular or multicellular. All plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. So metabolism क्या है? The sum total of the chemical reaction occurring in our body is metabolism. जो non living objects होते हैं, objects exhibit metabolism. Metabolic reactions can be demonstrated outside the body in free cell free system. An isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living or non living. For example, कोई भी जो chemical reaction हमारे body के अंदर हो रही है उसको अगर test tube में performed किया जाए, राइट? सो वो नाइदर लिविंग है नॉन लिविंग। हैंस बाइल मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शनल, क्योंकि ये नॉन लिविंग में होता ही नहीं है। सो मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, इनसाइड द बॉडी। सो ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन द बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। वो कैटाबॉलिक उस प्रोसेस भी हो सकती है उसमें, और एनाबॉलिक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस मतलब चीजें बन रही हैं, और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी हो सकती हैं। Hence, cellular organization of body is the defining feature of the life form. Perhaps the most obvious and technical complicated feature of all living organism is ability to sense their surrounding or environment and response to these environmental stimuli, which could be physical, chemical और biological. जो technically complicated feature है सभी living organism का, वो क्या है, sense करना surrounding को, environment को, और उसके according फिर क्या करना, रिस्पॉन्स करना। वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, और बायोलॉजिकल भी। वी सेंस आर इन्वायरमेंट थ्रू आर सेंस ऑर्गन्स। जो हम हैं वो सेंस ऑर्गन के थ्रू सेंस करते हैं एनवायरमेंट को। प्लांट्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। और जो ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंटल क्यूज। इन्वायरमेंटल क्यूज मीन्स, क्यू का मतलब होता है सिग्नल। सो जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स होते हैं वो भी सेंस और रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल सिग्नल्स को। फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फोटो पीरियड अफेक्ट, फोटो पीरियड कौन सा पीरियड होता है, ऐसा टाइम जहां अगर प्लांट्स ने 4 घंटे तक सनलाइट ली है तो दैट पीरियड इज नोन एज फोटो पीरियड। सो वो क्या अफेक्ट करता है, रिप्रोडक्शन किसमें, सीजनल ब्रीडर्स में, और इन प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। ऑल एनिमल्स हैंडल केमिकल एंटरिंग देयर बॉडीज। All organisms therefore are aware of their surrounding. Human being is the only organism who is aware of himself. So जितने भी organism हैं वो अपने surrounding से aware रहते हैं, but जो human being है is the only organism who is aware of himself. That is known as has self consciousness. और उसे क्या बोला जाता है, self consciousness. So therefore consciousness therefore become the defining property of living organism. अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की,
When it comes to human beings, it is more difficult to define the living state. We observe patient laying in coma in hospital, virtually supported by machines which replace heart and lung. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life living or non-living? देखो इसमें क्या है, जो पेशेंट्स हैं इसमें उसके जो लंग्स हैं, हार्ट्स है, वो क्या है, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रिप्लेस कर दिए गए हैं. और जो पेशेंट्स हैं वो ब्रेन डेड हैं. पेशेंट्स हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस. बट क्या हो रहा है, उसके अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस तो हो रही हैं, सेल्स बन रहे हैं, टूट रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस हो रही हैं. सो भी ऑर्गेनिजम्स क्या हैं, लिविंग है. इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फेनोमेना मतलब जितने भी इवेंट्स, लिविंग इवेंट्स होते हैं, आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंट्रैक्शंस. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स. सो जो टिश्यू है वो किससे बनता है, व्हेन सेल्स कंबाइंस, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नॉन एज टिश्यू बनता है. और जब टिश्यूज कंबाइन होते हैं सो क्या बनता है, ऑर्गन बनते हैं. Similarly, properties of cellular organelles are not present in the molecular constituents of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular components comprising the organelle. So, organ किससे बनते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू से बनते हैं. जो ये इंट्रैक्शंस होती है रिजल्ट्स इन इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट अ हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. दिस फेनोमेना इज ट्रू इन द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल. सो इसमें ये क्या है, ये जो फेनोमेना है, ये जो इवेंट है वो बिल्कुल सही है. किसमें कि सेल्स कंबाइन होंगे तो टिश्यू बनेगा, टिश्यू कंबाइन होंगे तो ऑर्गन्स बनेगा. सो therefore we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli. इसीलिए बायोलॉजी जो है इज द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. सो बायोलॉजी क्या है, story of life on the earth. So biology is the story of life on earth. Biology is the story of evaluation of living organism on earth. All living organism, present, past and future are linked to one another by the sharing of common genetic material but to varying degrees. Genetic material तो common होता है but degree अलग अलग होती हैं. So all the जो living organism है वो क्या है, genetically एक दूसरे से linked हैं. So student, this is part 1 of the chapter 1. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे पार्ट 2.